सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को समझने जा रहे हैं। ठीक है? जिसमें हम क्या समझेंगे? जिसमें हम सबसे पहला प्रिंसिपल समझेंगे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है ये रहा, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। और साथ ही साथ में जो थर्ड प्रिंसिपल है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। इन तीनों प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में एक एक तरीके से एक एक लाइन को पढ़ते हुए हम समझेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है। ठीक है? तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि फटाफट से अपनी एनसीईआरटी खोल लो, साथ में ले लो एक पेंसिल और बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखो, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो जस्टिस का चैप्टर है आपका, उसका कर लिया है। ठीक है? जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग क्या करी, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग करी कि देखो जस्टिस क्या होता है। हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि जस्टिस का मतलब होता है गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। ठीक है? जब हम हर व्यक्ति को उसका ड्यू दे देते हैं। ड्यू का मतलब भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि ड्यू का मतलब होता है जो जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति का ड्यू क्या है? उसका ड्यू है कि उसको एजुकेशन मिले। ठीक है? उसका ड्यू है कि उसको प्रॉपर वेजेस मिले ताकि वो अपने आप की डेवलपमेंट कर पाए, अपने आप के टैलेंट्स और एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाए और गरीबी से बाहर आ पाए। ठीक है? इस तरीके से हमने पूरा आइडिया ऑफ ड्यू पढ़ा और साथ ही साथ हमने अंडरस्टैंडिंग करी कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ जस्टिस। अब हमने ये तो समझ लिया कि जस्टिस क्या है, और जस्टिस में हमने ये भी समझ लिया कि जस्टिस का मतलब होता है गिविंग ईच पर्सन हिज और हर ड्यू। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू डिसाइड हाउ टू गिव ईच पर्सन हिज और हर ड्यू। ये बहुत आसान काम नहीं है ये डिसाइड कर लेना कि किस व्यक्ति का क्या ड्यू है। बहुत आसान काम नहीं है। तो आसान काम नहीं है तो हमने क्या करा? हमने कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स बना दिए। डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने बना दिया ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल हमारे पास है, वो ये इंश्योर करे कि अलग अलग व्यक्ति का जो अलग अलग ड्यू है वो उन लोगों को मिले। ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें अंडरस्टैंड यही सारे प्रिंसिपल्स को करना है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? सबसे पहला प्रिंसिपल दिया हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। मैंने टिक मार्क करा हुआ है रेड से। तो रेड टिक मार्क के अकॉर्डिंगली आप भी साथ साथ टिक करते चलिए कि ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। देखो, ये चीज़ देखने में या फिर एक बार सुनने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत आसान है, लेकिन नहीं है। ठीक है? इसको हमें केवल ऊपर से नहीं समझना, ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं समझनी, ढंग से चीज़ों को समझना है, ढंग से इस बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को करनी है। तो क्या कहता है ये? इक्वल्स को हमें इक्वली ट्रीट करना है। जो बराबर है उसको हमें बराबर तरीके से ट्रीट करना है। हम बराबर कैसे हैं? सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये उठता है ना, कौन बराबर है? तो हमें पता है कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। तो हम सभी क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सभी इक्वल हुए कि नहीं हुए? क्योंकि हर कोई ह्यूमन बींग्स है। ठीक है? तो बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स वी डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है? एज ए ह्यूमन बींग हम लोग क्या डिजर्व करते हैं? इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। ठीक है? इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट को आप टिक मार्क कर लो। समझ में आ गया? तो जब हम बात करेंगे कि सभी लोगों को हमें इक्वली ट्रीट करना है, इसका मतलब हमें हर ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट करना है। और उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? सभी लोगों को राइट्स देने पड़ेंगे और इक्वल तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से राइट्स हम देंगे? सबसे पहला आपका बुक में दिया हुआ है सिविल राइट्स। ठीक है? तो मैं पैराग्राफ को रीड करती हुई चल रही हूँ और जो हाईलाइटेड पोर्शन है मैं उसको समझाती चल रही हूँ, तो आप उसी तरीके से फॉलो करते चलिएगा। जब हम बात करेंगे सिविल राइट्स की तो कौन कौन से राइट्स है? राइट टू लाइफ हम लोगों के पास है, और लिबर्टी है हम लोगों के पास, हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी है, जैसे राइट टू वोट, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ साथ हमें लोगों को कुछ सर्टेन सोशल राइट्स भी मिले हैं। सोशल राइट्स का मतलब क्या है? कि जिसकी वजह से हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे बाकी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली है तो हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि हम अपने आप को क्या कर सकें? डेवलप कर सकें। ठीक है? ये 3 प्रकार के राइट्स हम लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने राइट्स की अंडरस्टैंडिंग कर ली। फिर क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि इक्वल राइट्स तो देना है। ये बात भी ठीक है कि जब हम बात करेंगे जस्टिस की और जस्टिस में हम पढ़ेंगे गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, तो उसमें सभी लोगों को इक्वल राइट्स देने हैं बिकॉज एवरीवन इज ह्यूमन। लेकिन और भी हमें कुछ ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? कि जब हम बात करेंगे सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करने की, इसका मतलब ये है कि दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड।
कौन कौन से ग्राउंड? क्लास, कास्ट, रेस या जेंडर। सीधा मतलब हो जाता है कि भाई हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, किसी की क्लास के बेसिस पर, कास्ट या रेस या जेंडर के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। समझ गए? अंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ तक कि क्या होता है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली? ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें समझ ली। सबसे पहली चीज़ इक्वल राइट्स देना, साथ ही साथ किसी के साथ किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अब जब हम कह रहे हैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि हम कोई भी जो काम कर रहा होगा ना, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा होगा ना, उसके काम के अकॉर्डिंगली हम उसको रिवॉर्ड देंगे, ना कि हम उसकी कास्ट या उसके जेंडर के बेसिस पर रिवॉर्ड देंगे। इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक अपर कास्ट से है, एक लोअर कास्ट से है, कास्ट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं, दोनों ही पिज्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं या दोनों ही पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन एक जो हायर कास्ट वाला है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हायर कास्ट वाला है इसलिए हम उसको 100 रुपया दे रहे हैं उसी काम के लिए, और जो लोअर कास्ट वाला है उसको हम 75 रुपया दे रहे हैं, 75 रुपीज़ ओनली। तो आप खुद बताओ क्या ये जस्टिस हुआ क्या? आप बोलोगे कि नहीं ये जस्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ने काम तो सेम करा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सी कास्ट का है व्यक्ति कोई? ठीक है, काम तो भाई दोनों ने सेम करा है, दोनों ने एफर्ट सेम लगाए हैं, मेहनत सेम करी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि एक अपर कास्ट से आता है या लोअर कास्ट से आता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, और हमने बात करी है इक्वल। ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली का मतलब होता है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ देनी है। ठीक है, और क्या दिया जा रहा है? और एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल में मेल टीचर होते हैं, फीमेल टीचर होते हैं, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि कोई मेल है इसीलिए उसको क्या हायर सैलरी दे दी जाएगी क्या? नहीं। और क्योंकि कोई फीमेल है इसीलिए उसको कम सैलरी दे दी जाएगी क्या? नहीं। तो फिर हम लोग क्या, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इनजस्टिस कर रहे हैं। क्या हो जाएगा ये चीज़? ये सारे जो डिफरेंसेस होंगे वो अनजस्टिफाइबल होंगे और रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जस्टिस का मतलब होता है गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। यहाँ पर एक विमेन का भी ये ड्यू है कि उसको उतना ही फेयर तरीके से पेमेंट मिले जितना कि एक मेल टीचर को मिलता है, क्योंकि भाई वो भी उतनी मेहनत कर रही है, उतने ही घंटे पढ़ा रही है, उतने ही बच्चों को पढ़ा रही है, सेम एफर्ट्स के साथ पढ़ा रही है। तो डिफरेंस किस बात का है फिर? और अगर डिफरेंस है तो हम फर्स्ट वाले प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या समझा? जिसमें हमने ये समझा कि इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, जस्टिस का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। क्लियर होगी? अंडरस्टैंडिंग कर ली बहुत अच्छे तरीके से हमने, एक एक एग्जाम्पल के जरिए चीज़ों को बहुत आराम आराम से समझा है। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल तो पढ़ लिया, सेकंड प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल का नाम है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से समझना। क्या बोलता है कि देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस इन विच वी माइट फील दैट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली वुड बी अनजस्ट। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है सोसाइटी में जहाँ पर हम ये फील करेंगे कि अगर हम लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हमें ये प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं कि सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर या किसी और अदर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। आएगा क्वेश्चन, है ना? लेकिन हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, एक सर्कमस्टांस लेंगे हम लोग और हम समझ लेंगे इसको बहुत आसानी से कि ये पॉसिबल कैसे है। देखो, आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सपोज आपका स्कूल है, ठीक है, आपकी एक क्लास भी है, तो स्कूल ने क्या डिसाइड कर दिया? स्कूल ने ये डिसाइड किया ऑल दोज हु डिड एन एग्जाम शुड गेट इक्वल मार्क्स बिकॉज दे ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल एंड दे डिड द सेम एग्जाम। सेम एग्जाम में बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स और सेम ही स्कूल के हो, तो इसीलिए स्कूल ने क्या कह दिया? स्कूल ने ये कह दिया कि भाई सभी लोगों को क्या मिलेंगे? इक्वल मार्क्स मिलेंगे। अभी कुछ बच्चों का रिएक्शन हो सकता है जो क्लास के टॉपर हो या बहुत अच्छे पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो, कि ये तो गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम, ये रूल नहीं आ सकता किसी भी हालत में, है ना? ऐसा ही रिस्पॉन्स होगा उन लोगों की तरफ से। तो ये क्या है? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यही तो कह रहे हैं ना कि भाई इक्वालिटी में तो अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा कि इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना है, क्योंकि तुम सेम ही स्कूल के हो, तुम सेम ही एग्ज़ाम दे रहे हो और तुम सेम ही क्लास के हो, तो सब कुछ तो सेम हो गया, तो मार्क्स भी सेम दे देते, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मेहनत कर रहा है बच्चा वो क्या डिमांड करेगा? वो ये डिमांड करेगा कि
ये ज़्यादा जस्ट होगा, ये फेयर होगा तब। कब होगा फेयर? जब हमें मार्क्स दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द आंसर पेपर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ देयर आंसर्स एंड ऑल्सो ऑन द डिग्री ऑफ एफर्ट्स दैट दे हैड पुट इन। जितनी मेहनत आपने करी है, जितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं और जिस क्वालिटी का आंसर लिखा है, आप ये चाहोगे कि आपको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिले। क्योंकि इक्वालिटी डज नॉट मीन कि आप एफर्ट्स रिकॉग्नाइज ना करो। जस्ट बिकॉज हर कोई ह्यूमन है, हर कोई सेम क्लास से आता है तो सभी लोगों को सेम मार्क्स मिल जाए, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है। क्योंकि इक्वालिटी में पहले प्रिंसिपल के साथ साथ दूसरा प्रिंसिपल भी होता है जो ये कहता है कि हमें प्रोपोर्शनेट जस्टिस देना है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि जिसने जितने एफर्ट्स डाले हैं उसके मुताबिक उसको मार्क्स या उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। समझ में आ गया? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। तो ग्रीन वाली लाइन में ये जो मैंने हाईलाइटेड और टिक मार्क करा हुआ है उसमें यही बात लिखी हुई है। हमें पता है प्रोवाइडेड एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम बेस लाइन ऑफ इक्वल राइट्स, जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट्स। क्या बोल रहा है? जस्टिस का मतलब यहाँ पर क्या होगा? हमें पता है कि हर किसी ने सेम लाइन से शुरू करा है, हर कोई सेम क्लास में पढ़ रहा है, सेम टीचर ने पढ़ाया है, सेम टाइम तक पढ़ाया है, तो सेम मार्क्स क्यों दिए जाए? क्यों दिए जाए? अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। अगर किसी ने मेहनत नहीं करी तो उसको सेम मार्क्स क्यों मिले? उसके मुकाबले जिसने मेहनत करी है, बच्चा दिन रात पढ़ा है एग्ज़ाम से पहले भी, और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ा है, काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तभी तो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जस्टिस का मतलब होता है कि हम रिवॉर्ड करेंगे इन प्रपोर्शन टू द स्केल एंड द क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट्स। उसके अनुपात में करेंगे जितना आपने किया है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? उसके अनुपात में, सम अनुपात में हम चीज़ों को देंगे। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर और क्या चीज़ें बोली है? इसका मतलब हम लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग करी, इट वुड बी फेयर एंड जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफरेंटली। समझ लिया? इसका मतलब यही हुआ कि अगर अलग काम किया हुआ है तो हमें अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा? रिवॉर्ड देना पड़ेगा। सेम रिवॉर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज ना करें। ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। हमें रिकॉग्नाइज करना है और हमें प्रोपोर्शनेट जस्टिस को भी अपने सोसाइटी में देना है। क्योंकि जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। किसी ने ज़्यादा मेहनत करी है तो उसका ड्यू ये बनता है कि उसको ज़्यादा मिलना चाहिए उस इंडिविजुअल से जिसने उतनी मेहनत नहीं करी। समझ गए? जस्टिस का आइडिया समझ लिया और सेकंड प्रिंसिपल भी समझ लिया। अब और क्या दिया हुआ है? और कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कोई माइनर है, ठीक है, कोयले की खान में काम करता है, खुदाई करता है और ये सारे काम करता है, तो काफ़ी डेंजरस काम होता है, ठीक है। कभी 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 जो पूरी माइन है, जो पूरी खान है, वो कभी कभी गिर भी जाती है और भी बहुत सारी जान को खतरा होता है। सिमिलरली पुलिसमैन है, कभी भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, ठीक है, पूरी जान को जोखिम में डालता है पुलिसमैन, और 24-24 घंटे खड़े रहने की ड्यूटी हो जाती है कभी कभी। तो ये सारी में क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि भले ही ये लोग इतने ज़्यादा खतरे वाला काम करते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी उनको उतना रिवॉर्ड नहीं दे पाती है जितना कि वो डिज़र्व करते हैं। ठीक वैसे ही ले लो, एक फार्मर का एग्जाम्पल ले लो, कितना काम करता है, ठीक है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी क्या उसको रिवॉर्ड उसके प्रोपोर्शनेट है जो उसने एफर्ट्स डाले? नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हमारी सोसाइटी में आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रोपोर्शनेट जस्टिस जिनकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये है यहाँ से अंडरस्टैंडिंग। कोई इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा लेकिन फिर भी डेली बेसिस पर 1 लाख 2 लाख कमा पा रहा है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, उनका इतना ज़्यादा डेंजर लेने के बावजूद भी उनको रिवॉर्ड सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। तो ये हमें बार बार सोचने पर, रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है कि क्या इन लोगों की लाइफ में प्रोपोर्शनेट जस्टिस नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करती है कि आज के टाइम में कैसे, कौन कौन से प्रोफेशन में, कौन कौन से लोगों की लाइफ में प्रोपोर्शनेट जस्टिस नहीं है। क्लियर हो गया? तो और क्या बोला? फॉर जस्टिस इन सोसाइटी, लास्ट लाइन में रीड कर रही हूँ, फॉर जस्टिस इन सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो भाई, एक तरफ आप लोगों को अगर ये समझना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, बिल्कुल ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बैलेंस करके चलो। किसके साथ? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। जो जितने एफर्ट्स करेगा उसको एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो और उसके अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड करो। समझ में आ गया? दोनों चीज़ों को, फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल को क्या करना है? बैलेंस करना है, तभी हम लोगों को जस्टिस दे पाएंगे, तभी उन लोगों का जो ड्यू है वो दे पाएंगे। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग?
आगे बढ़े, चलो थर्ड प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। दो प्रिंसिपल तो पढ़ लिए, अब तक दिमाग में तो ये आ गया होगा कि भाई ठीक है, दो प्रिंसिपल तो बहुत होते हैं, है ना। और दोनों को हम लोग फेयर तरीके से ट्रीट करेंगे, सभी लोगों को जब फेयर तरीके से ट्रीट करेंगे, उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे, तो मेरे हिसाब से जस्टिस आ जाना चाहिए फिर सोसाइटी में। फिर थर्ड प्रिंसिपल की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट दो प्रिंसिपल के होने के बावजूद भी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ड्यू उनको नहीं मिला है, क्योंकि जस्टिस का मतलब क्या होता है, हर पर्सन को उसका ड्यू मिले, जो भी डिजर्विंग है, जो उसकी उचित चीज़ है, उचित न्याय जो है उसको मिलना चाहिए। तो वो कौन से लोग हैं जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए ये थर्ड प्रिंसिपल बनाया गया है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, हम उनको समझते हैं, ठीक है। बहुत आराम से चीज़ों को हम समझेंगे, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है, आराम से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस which we recognize is for society to take into account special needs of people while distributing rewards or duties। कभी कभी हमें स्पेशल नीड्स, कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स होती है, हमें उनको भी रिकॉग्नाइज करना होता है जब हम रिवॉर्ड्स या ड्यूटीज़ को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों रिकॉग्नाइज करना होता है, क्योंकि ये एक तरीका होता है, दिस इज कंसिडर्ड अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का एक तरीका ये होता है कि हम लोगों की अलग अलग जो स्पेशल नीड्स है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। ये आइडिया है स्पेशल नीड्स के प्रिंसिपल्स का, ठीक है। अब और क्या बोला हुआ है, अब ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये बेसिकली जो फर्स्ट टू प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े उसी के बारे में कुछ बात बताई गई है। क्या बात बताई गई है, मैं फटाफट से पढ़ती हूँ। इन टर्म्स ऑफ द बेसिक स्टेटस एंड राइट्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, जस्टिस में रिक्वायर दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली। जब हम बेसिक स्टेटस की बात करेंगे या बेसिक राइट्स को देने की बात करेंगे, जस्टिस ये कहता है कि जितने भी सोसाइटी में लोग हैं सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करो। यानी कि सेम फर्स्ट आइडिया जो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, उसी को ही यहाँ पर रिपीट किया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बट इवन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड रिवॉर्डिंग देम प्रोपोर्शनेटली टू देयर एफर्ट्स माइट नॉट बी इनफ। ये कह रहा है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और इवन इफ अगर हम लोगों को प्रोपोर्शनेटली उसके काम के मुताबिक अगर रिवॉर्ड करते हैं ना, तब भी सोसाइटी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोसाइटी हमारी जस्ट हो गई है, सभी लोगों को जो उनका ड्यू है वो मिल गया है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट टू प्रिंसिपल के बावजूद भी अगर सोसाइटी में पहले दो प्रिंसिपल मौजूद है लेकिन हमारे थर्ड प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी हमारी जस्ट सोसाइटी बन चुकी है जहाँ पर हर किसी को अपना ड्यू मिल रहा है। इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, इस वाले पोर्शन की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले हम इस पर्टिकुलर बॉक्स को समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, मैं वो रीड कर रही हूँ। सुरेश एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। ही गेट्स 3 hours and 30 minutes to finish his mathematics paper while rest of the class gets only 3 hours। ठीक है, बाकी सभी लोगों को 3 घंटा, इसको 3.5 घंटा। कौन है, सुरेश है। क्या है इसकी स्पेशल नीड, क्या है, ये एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड है, बाकी लोग आराम से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो क्योंकि हमें पता है इसकी स्पेशल नीड है, तो क्या हमें इसकी स्पेशल नीड को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए? खुद बताओ, आप खुद सोचो। आपकी क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट है, उसमें से एक बच्चा ऐसा है भाई जो आप लोगों के जैसा नहीं है, उसकी स्पेशल नीड है क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, ठीक है। और वो उतना ज़्यादा फास्ट तरीके से नहीं कर पाता चीज़ों को जितना आप कर लेते हो, क्योंकि आप सब कुछ देख लेते हो, आपकी दृष्टि सही है, उसकी दृष्टि सही नहीं है, ठीक है। उसकी दृष्टि गायब है। समझ पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। तो जब वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है तो हम क्या करेंगे, जब हम उसको 30 मिनट्स अगर हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इट डज़ नॉट मीन कि हम बाकी सभी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके साथ कोई होगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम पेपर लिख रहा होगा, वो उसको बता रहा होगा कि इस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। या फिर उसका दिमाग भी, अगर हम दूसरी कंडीशन भी ले लें, अगर वो चीज़ों को खुद लिख रहा होगा तो फिर उसको टाइम लगेगा कि नहीं? टाइम लगेगा ना एक्स्ट्रा उसको। तो दोनों ही सिचुएशन में तो क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, बोलने में टाइम लगेगा। जब दूसरा व्यक्ति लिख रहा होगा तो उसको बोलने में टाइम लगेगा चीज़ों को। समझ पा रहे हो, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है।
इसीलिए जब हम इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, अगर हम उसको एक स्पेशल नीड्स उसकी है, तो हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। ठीक है? सिमिलरली एक और एग्जांपल है। तो यहाँ से तो हमने ये चीज़ पढ़ ली, सुरेश का हमने आइडिया पढ़ लिया। सिमिलरली अगर कोई और अदर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है? कोई और पर्सन विद डिसेबिलिटी है और हम उसको क्या बोल रहे हैं? हम उसको ये बोल रहे हैं कि तुम नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ रेस करो। भाई अगर वो ढंग से चल भी नहीं पाता तो क्या वो बाकी सभी लोगों के साथ रेस कर लेगा? खुद सोचिए आप। नहीं कर पाएगा ना। ये तो अनफेयर हुआ ना। हमें उसके स्पेशल नीड को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यही अंडरस्टैंडिंग है, यही बार बार ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि हम स्पेशल नीड्स रिकॉग्नाइज ना करें। और अगर हम केवल 2 प्रिंसिपल पर रुक जाते हैं तो हम ऐसे लोगों की जो डिजर्विंग नीड है ना, हम उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है जो मैंने सेकंड जो टिक करा हुआ है ब्लू कलर से, वो क्या कहता है? अ टीचर गिव्स ग्रेस मार्क्स टू द वीकर स्टूडेंट्स इन क्लास टू बूस्ट देयर मोरल। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो टीचर है वो क्या करता है? वो ग्रेस मार्क्स देता है। किसको ग्रेस मार्क्स देता है? वीकर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देता है इन द क्लास टू बूस्ट देयर मोरल। तो खुद बताओ, क्या मोरल को बूस्ट करने के लिए क्या हमें वीकर स्टूडेंट्स को एक तरीके से ग्रेस मार्क्स देना चाहिए? खुद सोचो। जब एक टीचर सभी लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? हमने आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस पढ़ा। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस में जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ ली कि जिसके जितने एफर्ट्स है उसको उसके अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई पढ़ नहीं रहा, अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहा, तो हम उसको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दे? मार्क्स तो व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को अपने अकॉर्डिंगली अर्न करने चाहिए थे ना। वो अपनी एफर्ट्स करता और अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाता, है ना? समझ पा रहे हो? तो अगर हमें मोराली बूस्ट करना है तो हम उसको ये बोल सकते हैं, भाई अगली बार बेटा ज़्यादा मेहनत करके आना। ग्रेस मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं? तो क्या ये जस्टिस है? ये जस्टिस नहीं है। ठीक है, ये जस्टिस नहीं है उन बच्चों के साथ जो अपनी मेहनत से एक तरीके से नंबर लेकर के आते हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन फर्स्ट वाला जस्टिस है। फर्स्ट वाले में हम स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही मैंने इसीलिए लिए ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ कि कहाँ स्पेशल नीड है, कहाँ स्पेशल नीड नहीं है। एक दूसरा बच्चा जो मेहनत कर सकता था, उसने मेहनत नहीं करी, लेकिन हम उसको भी ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इनजस्टिस हो जाएगा। ये नहीं होता है स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि उस बच्चे की कोई स्पेशल नीड नहीं है। समझ गए? अंडरस्टैंडिंग होगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। So people with special needs or disabilities, they could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help. क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा है कि जो लोग जिनकी स्पेशल नीड्स है या डिसेबिलिटीज़ है, उनको हम क्या बोल सकते हैं? उनको हम अनइक्वल बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में, और हम उनको ये कह सकते हैं कि उनको एक स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है। अब कौन सी ऐसी स्पेशल हेल्प हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? कौन सी ऐसी कंडीशन है? तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको कुछ सर्टेन कंडीशंस। फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा सुरेश का, वो इसी में आता है। और क्या दिया हुआ है? एज, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन। एज का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो अगर हम उन लोगों के लिए एक स्पेशल काउंटर बना रहे हैं ताकि उनकी लाइन अलग हो, जल्दी जल्दी उनका नंबर आए, तो कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं ना। हम उनकी स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि ये उनका ड्यू है। क्या है? ये उनका ड्यू है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खड़े रह सकते, इसलिए हम उनको अलग लाइन दे रहे हैं। सिमिलरली एक्सेस टू गुड एजुकेशन, अगर हम गरीब लोगों को ड्यू दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें उनको क्या करना पड़ेगा? उनको गुड एजुकेशन देना पड़ेगा और साथ ही साथ में हेल्थ देना पड़ेगा। ये सारे क्या है? ये सर्टन ग्राउंड्स होते हैं। ये सर्टन ग्राउंड्स होते हैं फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट इन मेनी कंट्रीज़। अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में इन्हीं बेसिस पर हम स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर लाइन की तरफ कि ये लाइन क्या कह रही है जो हमने छोड़ दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहती है? मैं रीड कर रही हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट सो मच एज एक्सटेंड इट, बिकॉज the principle of treating equals equally could imply that people who are not equal in certain important respect could be treated differently. नहीं आया होगा समझ में, है ना? लेकिन मैं समझा देती हूँ। देखो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल चीज़ है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स को अपनी कंसिडरेशन में लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ये प्रिंसिपल
कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को। यानी कि ये जो अभी थर्ड प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। क्यों नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करता? वो कहते हैं कि ये एक्सटेंड करता है, उसी प्रिंसिपल को एक्सटेंड करता है। क्यों? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, है ना, हमें सभी लोगों को जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि जो अनइक्वल है, जो लोग अनइक्वल है, दूसरे लोगों को इक्वल, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में इक्वल नहीं है, हम उनको अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। दे कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली, मतलब तो ये हो सकता है ना। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो, और जो थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है अनइक्वल जो है ना उसके लिए स्पेशल नीड भी दे सकते हो। अगर एक गरीब व्यक्ति है, क्योंकि वो रिच व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति से अनइक्वल है, इनकम के मामले में अनइक्वल है, तो उसको हमें इक्वल नहीं ट्रीट करना रिच के साथ या बाकी लोगों के साथ। हमें रिकॉग्नाइज करना है कि उसकी कुछ सर्टन स्पेशल नीड्स हैं। ठीक है, अगर कोई पीडब्ल्यूडी इंडिविजुअल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है कोई, तो हमें ये नहीं कहना कि वो इक्वल है, नहीं, वो अनइक्वल है, वो एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल है, बाकी नहीं है। तो अगर वो डिसेबल्ड है तो हम उसको मदद करेंगे, और जो मदद बन सकेगी एक्स्ट्रा टाइम दे करके या व्हील चेयर प्रोवाइड करके या पब्लिक बिल्डिंग्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बना करके हम उनकी मदद करेंगे, क्योंकि यही जस्टिस है। जस्टिस का मतलब क्या होता है? हर किसी को ड्यू देना। आई होप मैंने चीज़ें क्लियर कर दी होगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? लास्ट लाइन में यही बात बोली गई है। अब हमारी कंट्री की बात कर दी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने अपनी कंट्री में थर्ड प्रिंसिपल को किस तरीके से लागू करा है, किन लोगों के ऊपर लागू करा है। द आइडिया ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो क्या बोल रहे हैं? इन आर कंट्री लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन और गुड हेल्थ केयर एंड अदर सच फैसिलिटीज इज ऑफन फाउंड कंबाइंड विद सोशल डिस्क्रिमिनेशन और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। क्या बोल रहा है? अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास एजुकेशन नहीं है, तो ये एक कारण हो सकता है उसकी गरीबी का। लेकिन साथ साथ में, क्योंकि इंडिया में बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो एक कारण कास्ट भी है, कुछ लोगों के पिछड़े होने का और कुछ लोगों के एजुकेशन या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सही तरीके से प्राप्त ना करने का। वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑल्सो द सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने? क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने? अफर्मेटिव एक्शन किया। अफर्मेटिव एक्शन रिकॉल करो, हमने इक्वालिटी चैप्टर में पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या करा? रिजर्वेशन दिया हम लोगों ने, गवर्नमेंट जॉब्स कोटास दिया हम लोगों ने, गवर्नमेंट जॉब्स में दिया। ठीक है, फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एससी और एसटी के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन दे दिया, जॉब्स में दे दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे दिया। ठीक है, ये क्यों था? क्योंकि ये रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स थी। हमें पता था कि एससी और एसटी को हम इक्वली कॉम्पीट नहीं करा सकते बाकी सभी लोगों के साथ। पहले हमें इनकी जो गरीबी है या जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन इतने सालों तक फेस किया हुआ है, पहले उसको कवर अप करना पड़ेगा। और कवर अप कैसे किया जाएगा? रिजर्वेशन देकर किया जाएगा। समझ गए? ये हम लोगों ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा कि हमने रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स कैसे रिकॉग्नाइज करा। ये केवल एक तरीका है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने गरीबों के लिए भी काम करा है, पीडब्ल्यूडी इंडिविजुअल्स के लिए भी काम करा है। जिस जिस सेक्शन की जो जो स्पेशल नीड है हमने देने की कोशिश करी है, और इसी से क्या होता है? सोशल जस्टिस का आइडिया आता है सोसाइटी में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर दो बच्चे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कहते हैं कि वाई इज़ द स्टैचू ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड। ये बच्चा कहता है कि वाई इज़ द स्टैचू ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड। तो बच्ची क्या कहती है? शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड बिकॉज शी नीड्स टू बी इम्पार्शल। आँख पर पट्टी क्यों लगाई गई है? ताकि वो देख ना सके कि कौन व्यक्ति किस रेस का है, कौन व्यक्ति किस कास्ट का है, कौन व्यक्ति किस कलर का है, क्या बैकग्राउंड है। और जब वो नहीं देखेगी ये सारी चीज़ें, तभी तो वो एक फेयर डिसीजन कर पाएगी, तभी तो वो इम्पार्शल हो पाएगी। लेकिन बच्चा क्या कहता है फिर? ऑफकोर्स शी नीड्स टू बी इम्पार्शल, लेकिन आई वंडर हाउ डज देन शी सी द स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल। ऑफकोर्स हमें इम्पार्शल रहना है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम स्पेशल नीड्स ना देखें लोगों की? हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल बात, लेकिन इसका मतलब क्या ये नहीं है कि हम इसका मतलब तो फिर ये भी हो गया कि हम स्पेशल नीड्स भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल नीड्स को कैसे देखेंगे अगर आँख पर पट्टी बंधी हुई होगी? ठीक है, इसका मतलब ये है अगर हम सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे तो स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? फिर कुछ स्पेशल नीड्स को इसीलिए रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है,
अब क्या बोला हुआ है, अब आपका लास्ट पैराग्राफ आ गया है इस पूरे के पूरे टॉपिक का। तो उसमें यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें बोल दी गई है। क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट माइट समटाइम्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू हार्मोनाइज द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। कभी कभी गवर्नमेंट को मुश्किल हो जाती है तीनों प्रिंसिपल्स को एक साथ लेकर के चलना। कौन से तीनों प्रिंसिपल? ये जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है रेड कलर से, यही सारी तीनों प्रिंसिपल है। बस इसको जो अभी हमने तीनों प्रिंसिपल पढ़े उन्हीं का नाम है, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा नाम भी, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी इन तीनों प्रिंसिपल्स में ऐड कर दिए गए। तो क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या पढ़ा? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स पढ़ा, है ना, यही पढ़ा हम लोगों ने। फिर रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल्स वाइल डिटरमाइनिंग रिवॉर्ड्स एंड बर्डन्स। यही तो आइडिया क्या है, यही आइडिया प्रोपोर्शनेट जस्टिस का है, जो हमने सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा कि डिफरेंट एफर्ट्स और डिफरेंट स्किल्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली उनको रिवॉर्ड और बर्डन देना पड़ेगा। ठीक है। और प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द नीडी। जो नीडी व्यक्ति है उसके लिए हमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? यही तीनों प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़े, लेकिन तीनों को एक साथ लेकर के चलने में गवर्नमेंट को दिक्कतें आती है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या दिक्कतें आती है? क्यों तीनों प्रिंसिपल्स एक साथ नहीं चल सकते? कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है चीज़ों में? ठीक है, अगर एक की तरफ चलते, एक लेकर के चलते हैं तो दूसरे लेकर के नहीं चल पाता। ठीक है, मतलब क्या है इसका कहने का, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल को लेकर के चलेंगे तो थर्ड प्रिंसिपल को वायलेट कर देंगे। क्या ऐसी सिचुएशन है? और अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्यों है? मैं क्या कह रही हूँ ये इस पर्टिकुलर लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। Emphasizing rewarding merit as the main principles of justice might mean that marginalized sections would be at a disadvantage in many areas because they have had not access to facilities such as good nourishment और education। अगर हम मेरिट को रिवॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, एम्फसाइज किस पर करेंगे? मेरिट पर करेंगे, और इसको हम मेन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस सोसाइटी में अगर मान लेंगे तो क्या होगा? जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है वो एक डिसएडवांटेज पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम मेरिट की बात कर रहे हैं। मेरिट में क्या है भाई, जिसके जितने टैलेंट है वो अपने टैलेंट और अपनी स्किल्स के मुताबिक अपने रिसोर्सेज को ले लो। लेकिन भाई अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पिछड़ा है कि उसके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो आप उसको कैसे कह रहे हो कि वो कंपटीशन कर लेगा उन लोगों के साथ जो बहुत बढ़िया फैमिली से आते हैं, जिनके जनरेशन्स टू जनरेशन्स बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन और स्किल गेन कर चुकी है? खुद सोचो आप। ठीक है, इसीलिए क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर हम मेरिट को बोलेंगे कि हम मेरिट के आधार पर चल रहे हैं, तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हम उनके इंटरेस्ट, उनकी जो स्पेशल नीड्स है हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक कॉन्ट्रडिक्शन तो ये हो गया। इसी की वजह से और क्या चीज़ होती है, एक और तरीका होता है। अगर सपोज मार्जिनलाइज सेक्शंस को हम लेकर के चलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हम मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम उनके लिए और भी जो बेसिक नीड्स है वो उनकी फुलफिल कर रही है। तो क्या होगा? तो जो बाकी लोग हैं वो ये बोलेंगे कि आप उन लोगों की स्पेशल नीड्स के रिकॉग्नाइज करने के चक्कर में आप हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया वो लोग बोल देंगे। ठीक है, रिकॉल करो, अगर आपने इक्वालिटी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें अंडरस्टैंड हम लोगों ने करा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, क्यों अफर्मेटिव एक्शन को हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें अंडरस्टैंड करी। तो इसका क्रक्स क्या है? क्या कंक्लूजन अगर हम करें, कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल को साथ में लेकर चलने में दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कत आती है? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि हमें लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है, थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि हमें लोगों को स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, जब हम इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे इसका मतलब ये है कि हम मेरिट के बेसिस पर चल रहे हैं। हम लोग सभी लोगों को बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना कंपटीशन खुद देखो। ठीक है, हम किसी की मदद की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर हम थर्ड प्रिंसिपल को साथ में लेकर के चलेंगे तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल को वायलेट कर देंगे। थर्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या है, हम स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम यहाँ पर रिजर्वेशंस देंगे। तो अगर रिजर्वेशंस देंगे तो बाकी लोग बोलेंगे कि तुम कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन कर रहे हो, तुम कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि तुम सभी लोगों को, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से डिबेट होती रहती है। ठीक, अपनी सोसाइटी में आप हम लोग क्या देखेंगे, हम अपनी सोसाइटी में हम इसी की वजह से देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस के ऊपर डिबेट हो रही है कि ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिक बेसिस पर, ये ठीक है या नहीं है। इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है, मतलब एक तरीके से इसको डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर देखा जाता है और इसको डिबेट किया जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल को बोला जाता है कि भाई अगर इकोनॉमिक बेसिस पर कर रहे हो तो ये गलत बात है, क्योंकि आपको
ट्रीट करना है सभी लोगों को इक्वली। ठीक है, तो बार 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 यही सारी चीज़ें हैं, डिबेट होती रहती है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड प्रिंसिपल को इसीलिए साथ में लेकर के चलना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। और लास्ट लाइन क्या बोली है, इट देन बिकम्स अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू हार्मोनाइज द डिफरेंट प्रिंसिपल्स टू प्रमोट अ जस्ट सोसाइटी। तो क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए ये फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट इसीलिए क्या करना है, गवर्नमेंट को यही कोशिश करनी है कि बार बार जितने भी हमारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, 3 प्रिंसिपल हमने पढ़े, तीनों के बीच में एक हार्मनी लेकर के चलना है कि इक्वल ट्रीटमेंट भी करना है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस को भी देना है और स्पेशल नीड्स को भी रिकॉग्नाइज करना है। तीनों के बीच में संतुलन बना के चलना है। तब जा कर के जब संतुलन बनेगा तो जा कर के हमारी सोसाइटी में सभी लोगों को उनका ड्यू मिल पाएगा। और जब हर किसी को उनका ड्यू मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हर किसी को जस्टिस मिल गया और वो सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने पूरा समझा, तीनों प्रिंसिपल्स को समझा, साथ ही साथ हमने ये भी समझा डिबेट क्या है तीनों प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, कि कैसे एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाता है और उसके ऊपर क्या डिबेट्स होती है, हमने ये चीज़ भी समझी। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एफर्ट्स लगे हो कि हाँ भाई सिस्टमैटिक तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई हैं, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड सपोर्ट अस। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है, तब तक पढ़ते रहना है चीज़ों को और ज़्यादा नॉलेज गेन करते रहना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।